गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जीएस पेपर, यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड, यूपीएससी मेन एग्ज़ाम के जीएस पेपर थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे थ्रेट हमेशा रहते हैं और भारत में अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो कई थ्रेट्स होते हैं, जैसे आतंकवाद है, जैसे नक्सलवाद है, जैसे साइबर क्राइम है, जैसे स्थानीय अपराध है, ब्लैक मनी एंड जो इकोनॉमिकल अपराध के रूप में हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड अलगाववाद है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा हो या नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत देखा जाता है और इसको हैंडल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय और राज्य सरकार में इसे जिला प्रशासन से आगे बढ़ते हुए जो गृह सचिव होते हैं और डीजीपी होते हैं स्टेट के, वो इसको कंट्रोल करते हैं। आज अगर हम बात करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या जो बहुत लंबे समय से भारत में देखी जा रही है और उस समस्या का नाम है नक्सलवाद। नक्सलवाद एक बहुत गंभीर चुनौती के तरह भारत में उभर करके सामने आई और एक समय ये माना जा रहा था कि भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो नक्सली या नक्सलवाद की समस्या है। 2012 के राउंड या 2010 से 2012, 13, 14 के बीच में नक्सली गतिविधियां बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और विशेष करके भारत में लगभग 10 राज्य के 180 जिला नक्सल प्रभावित जिला थे। इसमें से 110 ज़िले में नक्सलियों की जो इफ़ेक्ट थी वो मोर देन 35% से ज़्यादा थी। इसी तरह से कुछ ऐसे ज़िले थे 35 to 40 ज़िला जहाँ पर कि नक्सलियों का प्रभाव मोर देन 80% था। ऐसे स्थिति में यह जानना एक बहुत ज़रूरी है कि नक्सलवाद क्यों पनपा, किस तरह से आगे बढ़ा और किस प्रकार से उस पर भारत सरकार और जो हमारी सरकारें हैं वो उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करके ऐसे नासूर को जो है वो धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर ले जा रही है। नक्सलवाद की समस्या का अगर हम प्रारंभ देखें तो इसका प्रारंभ होता है 18 मई 1967। जगह है नक्सलवाड़ी गांव है। नक्सलवाड़ी गांव में एक मीटिंग होती है, एक किसान सभा, सिलीगुड़ी किसान सभा की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में 3 लोग शामिल होते हैं जिसमें कानू सान्याल, चारू मजुमदार और जंगल सांथाल, इन तीनों का एक किसान सभा आयोजित होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक आम सहमति बनती है और किस प्रकार से वो आम सहमति एक हिंसात्मक झड़प पे आगे बढ़ती है। लेकिन क्या ये सिर्फ 67 की घटना थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके जो जड़ में जो चीज़ें हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। बंगाल में आज़ादी के पहले से ज़मींदारी व्यवस्था लागू थी और ज़मींदारी व्यवस्था की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो साहूकार और ज़मींदार के पास गिरवी रख करके खुद अपने खेत में मजदूर बन गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस समस्या का समाधान के लिए भूदान आंदोलन भी चलाया गया और वह आंदोलन कुछ जगह पे सक्सेस हुआ, पर बंगाल में स्थिति जस की तस थी। लोगों का संयम इस बात को लेके था कि ठीक है, अभी हमारी जो सरकार है, अभी भारत स्वतंत्र हुआ है, अभी हमारी सरकार आई है, धीरे धीरे करके ये समस्या का समाधान हो जाएगी। परंतु
जब लगभग 20 वर्षों तक इस प्रकार की समस्या का कोई अच्छा से समाधान नहीं हो पाया तो लोगों के अंदर एक उबाल, एक गुस्सा, एक निराशा उत्पन्न हो रही थी। इसी संदर्भ में 1965 एंड 66-67 में दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के क्षेत्र में अनाज का उत्पादन कम हुआ, कुछ सूखा की व्यवस्था थी, सुखाड़ जैसी व्यवस्था थी, वहाँ पे सूखा आ चुका था और ऐसे स्थिति में लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी थी। कई लोग भूखे मर रहे थे। तब इस संदर्भ में एक मीटिंग बुलाई गई नक्सलवाड़ी गांव में और 3 लोगों ने मिलकर के ये निर्णय किया कि क्या हम अपने लोगों को भूख से मरने दें या जो हमारी ज़मीन है जिसको हमने पहले गिरवी रखी थी वो ज़मीन हम बंधक को छुड़ाए, क्या किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में यह निर्णय किया गया कि सबसे पहले हम अनाज जो है अपने लोगों के लिए एकत्र करें और साथ ही साथ जो हमारी ज़मीन है जिस पे कि ज़मींदारों का या साहूकारों का कब्जा है उसको हम किसी तरह से छुड़ाएं। इस पर कुछ लोगों ने जत्था बनाया, छोटे छोटे समूह बनाए और ज़मींदार और साहूकार के अनाज भंडार को लूटा। अनाज भंडार को जब उन्होंने लूटा और लूट करके उन्होंने लाया और उस गांव तथा आसपास के गांव में जहां पर भुखमरी की समस्या थी वहां पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे ये जो एक्टिविटीज़ थी वो लोगों के अंदर, खास करके गरीब लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह या एक अलग तरह की चेतना उत्पन्न कर दी। इसके विपरीत जो साहूकार या जमींदार जो वर्ग थे उन्होंने अपने भंडार की सुरक्षा के लिए अपने जो पहरेदार थे उनको बंदूकें और लाठियां दे करके उनको तैनात किया। जब इस तरह का जत्था जो छोटे छोटे जत्थे बन रहे थे लूटने के लिए, अब वो जब जमींदार और साहूकार के घरों पे लूटने जाते तो वो सबसे पहले उनके हथियार लूटते और फिर अनाज निकालते वहाँ से और उनके जो खाता बही जो जमा थे, जो उनके ज़मीन के जो कागज़ गिरवी रखे हुए थे उनको वो सामूहिक रूप से दहन करते। यह प्रक्रिया धीरे धीरे करके पूरे वेस्ट बंगाल में फैलने लगा और चूँकि ये कानून और व्यवस्था को एक तरह से चुनौती दे रही थी तो कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए स्थानीय पुलिस ने भी ऐसे जत्थों के खिलाफ एक्शन लेना प्रारंभ किया। परंतु जब आप जानते हैं कि जब रॉबिन हुड टाइप की कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसको किसी न किसी तरह से हर समय या हर जगह पे उसको लोगों का समर्थन मिलता रहता है, तो ये इसको भी समर्थन मिलता रहा और ये व्यापकता के साथ फैलने लगा। हिंसा बढ़ने लगी, ज़मींदारों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, साहूकारों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, साथ साथ जो प्रशासन के लोग उनके साथ जुड़े थे या प्रशासन उनको सपोर्ट कर रही थी तो उनके खिलाफ भी हिंसा हुई। इस आंदोलन का प्रभाव न केवल दार्जिलिंग या छोटे जगह पे हुई बल्कि इसका सीधा प्रभाव देखा गया कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी या शांति निकेतन बोलपुर यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उन्होंने इसको अपना समर्थन दिया और कई छात्रों ने अपने ग्रुप बना करके इन्हें समर्थन देने के लिए खुद भी गए। ऐसी स्थिति में जब ये आंदोलन हिंसात्मक रूप से आगे बढ़ रहा था तब वेस्ट बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कंडीशन में सिद्धार्थ राय जो वहाँ के सीएम थे, कांग्रेस के सीएम थे, उन्होंने पीएम उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि इस पर नियंत्रण स्थापित की जाए। 1971 के आसपास वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी भी लगा था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश का गठन हो चुका था। तो ऐसे कंडीशंस में फिर सरकार ने ये निर्णय किया कि हाँ ठीक है, हम इस आंदोलन को अब किसी भी तरह से आगे बढ़ने नहीं देंगे और एक ऑपरेशन उसने चलाया जिस ऑपरेशन का नाम था स्टेपल चेज। ये ऑपरेशन 1971 में चलाया गया और इसके अंतर्गत 3 लेयर बनाए गए। इसके अंतर्गत जो सबसे आंतरिक लेयर था उसमें वेस्ट बंगाल पुलिस जो है वो छापा मारती थी
उसके बाहर का जो घेरा था उस पे सेंट्रल पुलिस फोर्स का जमावड़ा था, और जो सबसे बाहरी घेरा था उस पे सेना को लगाया गया। इस प्रकार इस आंदोलन में कई सौ लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग इसमें जेल में बंद किए गए। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव, इस ऑपरेशन का प्रभाव ये हुआ कि बंगाल में जो नक्सलवाद जैसी जो चीज़ें उभर के सामने आई थी, हिंसात्मक आंदोलन, वो समाप्त हो गई कुछ समय के लिए, लेकिन उसके जड़ अभी भी बने हुए थे। तो अगर हम नक्सलवाद को अगर देखना चाहते हैं तो ये प्रारंभिक इसका उद्भव है, और इसको समझने के लिए हम लोग इसको चरण फर्स्ट कहते हैं कि नक्सलवाद चरण फर्स्ट कब से कब तक, 1969 से लेकर के 1971 तक। इसका जो दूसरा चरण उभर करके सामने आता है, वो दूसरा चरण इसका इससे ज़्यादा व्यापक होता है और ये साउथ में स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसके चरण 2 की बात करें, तो ये 1980 से 1994 तक का चरण होता है, सेकेंड फेज, और इसका प्रारंभ हो रहा है आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला। इसके साथ साथ और भी कई जिला थे, करीमगंज जिला थे, है ना, आदिलाबाद जिला थे। ये सारे जिला में ये चीज़ें प्रारंभ हो गई। और इसको प्रारंभ करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम बड़ा आप लोग भी सुने होंगे। इसका नाम है कडप्पा सीता रमैया। ये बात है 1980s की बात है। 1980 में कडप्पा सीतारमैया, जो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने सरकारी नौकरी भी की थी, फिर जब उन्होंने देखा कि जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका जमींदार और साहूकारों के द्वारा व्यापक शोषण होता रहा है। अगर आज भी आप साउथ की मूवी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से कम 40% मूवी या 50% मूवी जो है वो जमींदारी शोषण के अगेंस्ट ही बनता है। तो ये चीज़ें पहले से भी वहाँ पर चल रही थी, और तब इन्होंने क्या किया, कडप्पा सीतारमैया ने क्या किया कि गोदावरी जिला में जो ग्रामीण और जो गरीब तबके के लोग, जो आदिवासी और तबके के लोग थे, उनको एकत्र करना प्रारंभ किया और उनको कहा कि देखिए, आपका जो जीवन है, आपने जो अपने लाइफ को जिया है वो बहुत कष्ट पे जिया है, बहुत शोषणकारी लाइफ जिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी इसी लाइफ में जीना चाहते हैं या जीने देना चाहते हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। कडप्पा सीतारमैया बहुत अच्छा वक्ता थे, बहुत प्रभावशाली रूप से वो बात करते थे और उनकी बातों का जनमानस पे बहुत व्यापक प्रभाव होता था। तब उन्होंने इन लोगों को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके द्वारा शोषित ना हो, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपको क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये आपको ये करना है कि आप जो है, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, वो कर देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस कर से आपको कुछ फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन साहूकार और जो ज़मींदार हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनको बहुत व्यापक स्तर पर फ़ायदा मिलता है। नंबर दूसरी बात उसने कहा कि आप किसी भी न्यायालय में मत जाइए, क्योंकि न्यायालय में आपका शोषण होता है, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से भी शोषण होता है, और उसका सीधा फ़ायदा जो है, जो संभ्रांत तबके हैं, उसको मिलता है। इसलिए आप न्यायालय का बायकॉट कीजिए, आप टैक्स मत दीजिए। कोई भी प्रशासन का व्यक्ति या प्रशासन हमारे यहाँ काम करने आए तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम उसको यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। एंड चौथी बात उसने कहा कि जो आपका शोषण किया है, यानी ज़मींदार और साहूकार, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, पीपल्स वार ग्रुप, PWG में इन्होंने प्रारंभ में तीर धनुष की शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया। फिर इनको कहीं से इनको हथियार मिला, बंदूक मिली, उसका प्रशिक्षण दिया। और
अपने लोगों को कहा कि इसी के माध्यम से हम सशक्त हो सकते हैं। कडप्पा सीतारमैया जो थे, मैंने कहा कि वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र थे। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने जो संदेश हैं उस संदेश को उन्होंने लोकगीत में कन्वर्ट कर दिया और लोकगीत के माध्यम से वो लोगों के ज़बान तक उसको चढ़ा दिया। इसी प्रकार से वो क्या एक्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसे लोगों को बताना स्टार्ट किया कि हम ये काम करेंगे। इस प्रकार ये एक गतिविधि जो है वो एक हिंसात्मक आंदोलन आंध्र प्रदेश में फैलने लगा। आंध्र प्रदेश से वो उत्तर की तरफ और वेस्ट की तरफ फैलने लगा, जिसमें व्यापक संख्या में जमींदार, साहूकार और प्रशासन के लोगों के खिलाफ अटैक हुए, उसकी हत्याएं हुई, उनका अपहरण हुआ, उनके जो बही खाता थे उनको जला दिए गए, उनके जो गोदाम थे उसको लूट लिए गए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर व्यापक रूप से चल रही थी। तब सरकार ने निर्णय किया, आंध्र प्रदेश की सरकार ने निर्णय किया कि क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तब ऐसे स्थिति में उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी के.एन. व्यास के नेतृत्व में एक ऑपरेशन को संचालित किया और उस ऑपरेशन का नाम दिया ग्रे हाउंड्स। ठीक है, उस ऑपरेशन को उन्होंने ग्रे हाउंड्स का नाम दिया और इसके अंतर्गत उन्होंने लगभग 2000 युवा पुलिस कर्मियों को इस तरह से ट्रेन किया कि वो व्यापक स्तर पे एक्शन भी ले सकें। दूसरी बात है कि वो वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको सहयोग दे, उनके साथ मित्रता करे और इससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि ये जो पीपल्स वार ग्रुप के लोग हैं ये कहाँ पर छिपे हुए हैं, किस प्रकार का एक्शन कर रहे हैं। तो इनका जो ये ऑपरेशन था वो काफ़ी सक्सेस रहा और 2000 आते आते इस पे कंट्रोल भी हुई, पर ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। इसी समय बिहार में क्या हुआ, 1994 में 1994 में बिहार में ये हुआ कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ। इसमें दो तरह के ग्रुप बने, एक जिसको हम लोग रणवीर सेना का नाम देते हैं और वर्सेस MCC, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का एक ग्रुप बना, जो कि रणवीर सेना में ज़्यादातर भूमि वाले लोग थे जिनके पास काफ़ी भूमि थी और वहाँ पर उन्हें भूमिहार या अपर कास्ट के लोग कहते थे। इसी तरह से जो MCC थे वो निचले जाति के लोग थे, भूमिहीन लोग थे, गरीब लोग थे और इनके बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, खास करके जहानाबाद और इस तरह के जो इलाका है वहाँ पर। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि बिहार से भी नक्सलवाद, बिहार से झारखंड की तरफ, साउथ की तरफ ये बढ़ रहा था और आंध्र प्रदेश से जो है वो नक्सलवाद नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा था, PWG। जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ समूह थे, खास करके CPI ML, तो इन लोगों की भी एक्टिविटीज़ चल रही थी। तब इन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोगों का जो मकसद है, वो हम लोगों का जो एम है, वो एम तो लगभग एक जैसा है, तो क्यों ना हम लोग इसको जो है एक संगठित रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो हम लोग इसको सेकेंड फेज ही कहते हैं, सेकेंड फेज ऑफ नक्सलिज्म। और ये लगभग कब तक चलता रहा, सितंबर 2004 तक। अगले चरण में अगर हम देखना चाहें तो नक्सलिज्म का जो व्यापकता है, जो अति आक्रमण वाली जो चीज़ें हैं, वो इसके बाद ज़्यादा दिखती है और हम उसको थर्ड फेज से लेके आज तक के रूप में देख सकते हैं। थर्ड फेज क्या होता है? थर्ड फेज जो लगभग 94 से लेकर के अब तक चल रहा है, 94 से नहीं, 2004 से।
2004 से लगभग मई से लेकर सितंबर के बीच, मई टू सितंबर 2004 के बीच PW पीपल्स वॉर ग्रुप एंड MCC एंड CPI-ML की लगभग 8 बैठकें संपन्न हुई। 8 बैठक इन लोगों की हुई और 9वीं बैठक, 9th जो इसकी बैठक हुई थी, उस बैठक में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है अब एक यूनाइट हो जाएंगे और यूनाइट होकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 2004 के बाद ये तीनों ग्रुप आपस में मिल गए और इन्होंने नक्सलिज़्म को एक नए तरह से डिफ़ाइन किया, नई तरह की कार्रवाइयाँ की, नए तरह की हिंसा में इन्वॉल्व हुए। पहले जब नक्सलिज़्म जो है वो मूल रूप से जड़ ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था, अब नक्सलिज़्म के जुड़े हुए लोग कई चीज़ों पर अपने आप को समाहित करने लगे। इनका क्या क्या मानना था? इनका पहला मानना यह था कि जो संविधान है, हम उसका संविधान को नहीं मानेंगे, हमारा अपना कानून होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो भी सरकारी परियोजना कार्यक्रम है, सबका हम बहिष्कार करेंगे। कोई भी लोकतांत्रिक कार्यक्रम हो, हम उसका बहिष्कार करेंगे, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, इन सब का उन्होंने बहिष्कार करने का निर्णय किया। इसके साथ साथ जो नक्सल वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर कहते हैं, वो मूल रूप से क्या है? वो मूल रूप से जो रेड कॉरिडोर है, जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ये मूलतः कहाँ पे है? यहाँ जहाँ पे खनन वाले क्षेत्र है और घने जंगल वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि जो माइंस हैं, जिस माइंस को सरकार ने छोड़ दिया था या उसमें कुछ अभी कुछ बचे हुए हैं मिनरल्स वगैरह, तो उन पर इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो जंगल की संपदा है, उस संपदा पे भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ इस क्षेत्र से गुजरने वाले जितने भी वाहन होते थे, उन सब से ये लेवी, यानी कि एक तरह से इलीगल टैक्स वसूलते थे, लोगों को धमकाते थे और हिंसा में जो है अपनी बात को मनवाने के लिए सामान्य पब्लिक को मार देते थे। इसके साथ साथ जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उन सुरक्षाकर्मी पे घात लगाकर अटैक करते हैं और उनके हथियार को लूट लेते हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी ये कहा कि हम किसी भी तरह का जो राजनीतिक गतिविधि है, उस राजनीतिक गतिविधि को होने नहीं देंगे, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा या MLA या विधानसभा का चुनाव हो। और जो राजनीतिक दल के लोग उस क्षेत्र में प्रचार करने या अपने विचारों को स्प्रेड करने जाते थे, उनके ऊपर घात लगा के हमला करते और उनकी हत्या कर देते। छत्तीसगढ़ में इसी तरह से घात लगा के हमला किया गया और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को मार दिया गया। तो ये अपना एक एजेंडा जो है जड़ ज़मीन से अलग, अपना एक कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई, अपना एक संसाधनों पे कब्जा, इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व होने लगे। और बड़ी संख्या में जो है इसकी कार्रवाइयाँ जो है वो सुरक्षा बल एवं राजनीतिज्ञों के प्रति भी होने लगे। इस प्रकार नक्सलिज्म जो है वो, अगर भारत के नक्शा को देखें हम नक्शे, तो फिर ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो पूरा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को हम रेड कॉरिडोर के रूप में देखते हैं, जो आगे चलकर नेपाल तक जाता है। कुछ उसी समय कुछ जगह पे यहाँ पर LTT जैसे भी मूवमेंट चल रहे थे, तो रॉ ने कहा कि इनको जो है बड़े पैमाने पे नेपाल के थ्रू जो है हथियार और पैसा आता है और इस पैसे में ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो सहयोग कर रही है। साथ ही साथ जो चाइना की रेड आर्मी है वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है।
अतः सरकार को इसको रोकने के लिए बहुत कठोर कार्रवाई करनी होगी और साथ ही साथ इसके समस्या के जड़ पे जा कर के ये पता लगाना होगा कि इसका हम परमानेंट समाधान कैसे कर सकें, क्योंकि ये एलटीटी से भी कांटेक्ट कर सकते थे और इस तरह से ये यहाँ से यहाँ अपने हथियार, अपने धन बल, अपने आप को पलायन करने के लिए पूरी तरह से उचित मार्ग बना चुके थे। तो अगर हम इसके एक्शन को लेकर के बात करते हैं कि क्या इसका समाधान है या कैसे इसको समाधान किया जाए, तो मूल रूप से गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने इसका समाधान के लिए 2 तरह के उपाय को रखा। नक्सलवाद के समाधान, इसका 2 तरह का उपाय ये रखा कि पहला ये किया जाए कि हमें विकासात्मक कार्य किया जाए, विकासात्मक कार्य किया जाए और कठोर कार्रवाई, यानी हम एट द सेम टाइम 2 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे कि उस क्षेत्र में विकास को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दिया जाए ताकि लोग नक्सली बनने की तुलना में जो है समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाए, और जो नक्सली समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होते और हिंसा में संलिप्त रहते हैं तो उसके खिलाफ सरकार ने कहा कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे और उसको हम पूरी तरह से हम उसको समाप्त कर देंगे। क्या क्या चीज़ें हुई, तो हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ क्या क्या हुई, तो पहले क्या होता था 2004 से पहले जो है स्टेट पुलिस ही इसको देखती थी कि स्टेट पुलिस का मैटर है, लेकिन 2004 के बाद क्या हुआ कि स्टेट पुलिस एंड CRPF दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि अब आप इस क्षेत्र में काम करें, क्योंकि नक्सली जो है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या घने जंगलों में रहते हैं और वो गुरिल्ला वार यानी कि अटैक करना और भाग जाना इस तरह की चीज़ों पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो हमारा एक एक्शन हो रहा था वो एक्शन बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा था। तब सरकार ने कहा कि हमें इसके लिए कुछ और एक्शन करने की ज़रूरत है। 2008 में सरकार ने क्या किया कि CRPF में से 10 कोबरा बटालियन का गठन किया और इस कोबरा बटालियन को जंगल वार, या जिसको हम लोग गुरिल्ला वार कहते हैं, उसके लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया। फिर सरकार ने 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट प्रारंभ किया। ऑपरेशन ग्रीन हंट के भी जो मास्टरमाइंड थे, जिसने कि ग्रे हाउंड जैसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया था आंध्र प्रदेश में, वही IPS अधिकारी थे, IPS KN व्यास के नेतृत्व में ऑपरेशन ग्रीन हंट का प्रारंभ किया गया नक्सली क्षेत्र के हिंसा को दबाने के लिए। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को समावेश किया गया, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि स्टेट पुलिस तो रहेगी, प्लस CRPF भी रहेगी, प्लस ये जो 10 कोबरा बटालियन है, इस 10 कोबरा बटालियन में से 9 कोबरा बटालियन यहाँ पे रहेंगे। फिर ऐसे क्षेत्र में MI-V5 जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं, जो एक रात्रि में भी उड़ान भरने में सक्षम होते हैं और बहुत ऊंचाई तक उड़ान उड़ सकते हैं, MI-V7 जो है, V5 जो है, इसको भी इसके साथ जोड़ा गया। प्लस इन क्षेत्रों में GPS एंड सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया गया कि जहाँ पर भी कोई जत्था या कोई ऐसा मूवमेंट होता है, तुरंत उसको जो है सरकार को इसमें शामिल इंफॉर्मेशन मिल जाए और सरकार उस जगह पे तुरंत कार्रवाई कर सकती है MI-V5 के थ्रू। और
अगर उसमें कोई जवान हमारे घायल हो जाते हैं तो उसको भी इस हेलीकॉप्टर से तुरंत हमें ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह से इसमें नागा बटालियन को जोड़ा गया, लगभग 200 से ज़्यादा नागा बटालियन के जवानों को जोड़ा गया, बीएसएफ के कुछ टुकड़ों को जोड़ा गया। तो ये एक ऐसी एक कार्रवाई थी जो एक समग्र कार्रवाई हो रही थी, और इस कार्रवाई का प्रतिफल भी हमें देखने को मिलने लगा। धीरे धीरे नक्सली जो है वो अपने या तो वो सरेंडर कर रहे थे या वो मारे जा रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने, लगभग 20,000 से ज़्यादा के नक्सली जो हैं वो हमारे अब तक सरेंडर कर चुके हैं। और इस तरह से अगर अब हम देखते हैं कि नक्सली प्रभाव, तो नक्सली प्रभाव अत्यधिक कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी कुछ ज़िले हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि नक्सली प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे उड़ीसा के कुछ भागों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, इसी तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर जैसे जगह पे, झारखंड के कुछ इलाके हैं, झारखंड में जैसे लातेहार या चतरा, इस तरह के कुछ जगह हैं जहाँ पे हम नक्सलवाद को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी कमी को देखें तो ये ऑलमोस्ट 90% नक्सली अपने जो अपना उनका स्वरूप था उसको घटाया जा चुका है। नक्सलियों को कंट्रोल में करने के लिए या नक्सलियों का जो एक फौज है उसको बढ़ने नहीं दिया जाए, तो हम लोगों ने जब देखा कि नक्सली या इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट में कई बार ये होता है कि उस क्षेत्र में यदि विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, तब ऐसे स्थिति में क्या होता है कि नक्सलियों के लिए एक आसान होता है कि वहाँ के युवाओं को मिसगाइड करके वो अपने सेना में भर्ती कर लेते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नक्सली हिंसा व्यापक स्तर पर बढ़ रही है, वहाँ पर हमें बहुत बड़े पैमाने पे विकासात्मक कार्यों को संपन्न करना होगा। तो सरकार ने उसके लिए क्या क्या काम किया, उसके लिए बहुत सारे प्रभावशाली काम सरकार ने प्रारंभ किए। पहले ये किया गया कि जो भी नक्सली जो है वो आत्म समर्पण करता है तो उसको 4,000 रुपये पर माह जो है स्टेपन मिलता है अपने जीवन भत्ता गुजारा करने के लिए। एंड इसके साथ साथ उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपीस जमा करवा दिया जाता है। और ये देखा जाता है कि अगर वो 3 वर्ष तक इस प्रकार की किसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होती है तो फिर वो इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं, अपना स्थानीय रोजगार वगैरह में वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि लगभग 400 ऐसे थाने हैं जो कि नक्सली क्षेत्र में हैं, उनके बाउंड्री वॉल या उस पर नक्सल का अटैक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सरकार ने ऐसे 400 थाने को चिन्हित करके उनको अलग से गृह मंत्रालय ने उसको फंड किया। ऐसे थाने को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा अलग से फंडिंग किया गया। पर ये लगभग 2 करोड़ का फंडिंग कहा गया कि पर थाना में हम लोग इसको करेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा मजबूत और बहुत सारी चीज़ों को अपना एकत्र कर सके। तीसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि जो नक्सली क्षेत्र है उसमें बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान हैं। उन सीआरपीएफ के जवान में से लगभग 80,000 सीआरपीएफ के जो जवान हैं, है ना, उनको सिविल वर्क का ही एक नाम है, सिविक वर्क करने को कहा गया, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र में लोगों को वो स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, उसको थोड़ा एडुकेशन देते हैं, साथ ही साथ उनको स्वरोजगार कैसे हो उसके लिए भी वो ट्रेन करते हैं, ताकि ऐसे क्षेत्र में जो लोग हैं उसका विश्वास जो है सेना पे, उसका विश्वास जो है अर्धसैनिक पे, प्रशासन पे बना रहे। तो ये एक सिविक वर्क का भी प्रयास लगातार किया जाता रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा इफेक्टिव काम यहाँ पे किया गया कि सरकार जब नक्सली क्षेत्र में कोई कार्यक्रम या परियोजना लाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी नक्सली क्षेत्र में जाते हैं। पहली बात तो वो कि सरकारी कर्मचारी या नक्सली क्षेत्र में जाने से बहुत घबराते हैं। दूसरी बात ये होता है कि नक्सलियों के लिए वो सरकारी जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। तब सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं हम कि जितनी भी परियोजनाएं हैं
है ना, उन परियोजनाओं को हम स्थानीय लोगों से ही करवाएंगे। जैसे वहाँ के NGO हैं या वहाँ पे कोई इस तरह के ग्रुप हैं, तो उस ग्रुप से हम करवाएंगे। इसका क्या बेनिफिट हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो नक्सली क्षेत्र में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिलने लगा, और जब उनको रोज़गार मिलने लगा तो नक्सली भी ये चाह रहे थे कि अगर हमें भी रोज़गार मिल जाता और हम भी समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाते, तो ऐसे में हमारा जीवन स्तर जो है वो और अच्छा हो जाता। दूसरी बात ये थी कि ये सभी लोग जो स्थानीय लोग थे उनको पता था कि नक्सली कब अटैक कर सकते हैं, कौन से लोग हैं, किस परिवार के लोग हैं। तो ये दोनों तरह से इसमें दोनों तरह की बातें हुई थी, और इससे ये हुआ कि सरकार का जो एक प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट काफ़ी सफल रहा, और इससे जो नक्सली का एक चेन था उस चेन को काटने में सरकार ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये एक समस्या है। इसके साथ साथ सरकार ने एक और प्रयास किया था 2005 में, जिसको कहा गया था सलवा जुडुम। SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। सलवा जुडुम का कॉन्सेप्ट ये था कि क्यों ना हम जो है नक्सली क्षेत्र के जो लोग हैं हम उनको हथियार दे करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो है उनको हथियार दे करके नक्सलियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है 2010 के अराउंड जो है इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप बिना ट्रेंड व्यक्तियों को, बिना रिस्पॉन्सिव व्यक्ति को अगर हथियार देते हैं तो इससे बहुत सारी कमियां आ सकती है। पहली बात तो ये है कि वो सॉफ्ट टारगेट हो जाएंगे नक्सलियों के, और नक्सली उनके अटैक करके उनके हथियार को लूट सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति के पास हथियार होता है जो ट्रेंड नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो समाज में हिंसा भी कर सकते हैं। इसलिए सलवा जुडुम जो कार्यक्रम था उसको पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसे मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वर्तमान समय में इस समस्या पर बहुत हद तक कंट्रोल रख चुका है, और बहुत बड़ी संख्या में जो है अब लोग नक्सलियों की आक्रमण और उनसे जो है वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर इस हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 4000 के आसपास खुद नक्सली मारे गए, 3500 के आसपास हमारे सुरक्षा बल मारे गए। इसी तरह से हमारे जो 8000 जनता है वो भी इस नक्सली अटैक में मारे गई। IB एंड CBI ने तो यहाँ तक कहा था कि 2012 एंड 13 में 2012 और 13 में नक्सलियों ने लगभग प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपए सालाना भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो घाटा पहुंचाया या उसको नष्ट किया। तो ये एक नक्सली समस्या है जो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और अब इसे और बेहतर तरीके से इसे समाप्ति की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ जो दूसरा इस तरह के इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, जैसे कि अलगाववाद, खास करके नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद, या जम्मू एंड कश्मीर में अलगाववाद, या फिर ब्लैक मनी यानी कि ब्लैक मनी से होने वाले अपराध। इन सब चीज़ों पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद।